Hello students, welcome to Civil Adda. We are going to start our new lectures for fisheries officers. Now before we start this series, let us see what all we are going to study. So this is your whole syllabus which I have divided in weeks. What all we are going to cover. First is aquaculture and core concepts जिसमें हम principles, reproductive ecology, freshwater aquaculture, then nutrition, special aquaculture and disease. Then we are going to see capture fisheries, physiology and fish chemistry and fish environment, pollution, fishery technology, economics, legislation and extension. And at last we are going to do some full length mock test plus rapid revision. Rapid revision हम लोग मैं आपको कुछ रिवीजन नोट्स दूंगा जो कि बहुत ही शॉर्ट होंगे, जो आपको एग्जाम के जस्ट 10 to 15 डेज रिवीजन के लिए आपके लिए बने होंगे. तो आपको सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, इसमें नोट्स के साथ आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स के साथ आपके हर नोट के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा एंड आपको सॉल्व पीवाईक्यूज इसके अंदर मिलेंगे. तो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डू इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. हम टॉपिक वाइज टॉपिक इसको कवर करेंगे. तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्वाकल्चर. सो दिस इज योर नोट्स. इट इज वेरी थॉरो एंड डिटेल नोट्स. तो let us start and see what are the principles of aquaculture. Now aquaculture start करने से पहले मैं आपको principles बताऊं. What are the key principles of the aquaculture? First we need to understand what is aquaculture. Aquaculture is the farming of aquatic organism. What all organisms? It includes fish, crustaceans, mollusks plus aquatic plant. Now this aquaculture is rapidly expanding because the demand for the seafood is increasing. Sustainable and efficient productions require because of the environment change. So let us see what are the key principles of aquaculture. Key principles. The key principle include, first is species selection. How do we select the species? Species selection के अंदर हमें right species को choose करना is the most important thing in the aquaculture. So जो हम ये decision लेंगे कि which all species we are going to do in aquaculture. So what all are we are going to consider in species selection? First is growth rate. ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट मीन्स कि स्पीशीज जो है हमारी, क्या वो रैपिड ग्रोथ कर रही है? क्योंकि जो मार्केट का साइज है इट इज इंक्रीजिंग. अब इस मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ऐसी स्पीशीज चाहिए जो रैपिड ग्रोथ कर सके, तभी तो हम ये मार्केट की जो डिमांड है इसको पूरा कर पाएंगे. अगर हमने कोई स्पीशीज ऐसी ले ली जिसको ब्रीड करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, मार्केट डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा. ठीक है, एग्जांपल इसका ये है, जब भी देखो, जब भी आप कोई भी चीज अपनी बताओ तो आपको हमेशा एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करना है, तभी एग्जामिनर आपकी, जो भी एग्जामिनर है वो आपकी बात को सही मानेगा. अगर मैं सीधा ये कह दूं कि ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ स्पीशीज सिलेक्शन, that does not mean anything. I have to give some example like tilapia and salmon. Now these two species are favored. Why? Because of their fast growth. अब इस फास्ट ग्रोथ से क्या होता है, हम क्विकर हार्वेस्ट कर सकते हैं एंड हायर प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो ये हमने पहला देख लिया. सेकंड है हमारा
स्पीशीज सिलेक्शन के अंदर सेकंड पॉइंट आएगा हमारा डिजीज रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज रेजिस्टेंस? डिजीज रेजिस्टेंस मींस आप जो स्पीशीज सेलेक्ट कर रहे हो इट हैज टू बी नेचुरली रेजिस्टेंट टू कॉमन डिजीजेस। नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली रेजिस्टेंस टू कॉमन डिजीजेस विच मिनिमाइजेस आवर एफर्ट। नहीं तो अगर हमने कोई ऐसी स्पीशीज ले ली जो नेचुरली रेजिस्टेंस नहीं है उसके अंदर, तो क्या होगा, हमको ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहां पे हमारा जो इनपुट कॉस्ट है इट विल इंक्रीज इस ट्रीटमेंट में। अगर हमारा इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया देन आवर एक्वाकल्चर इज नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल, नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल। ना ही ये ग्लोबल और लोकल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव रहेगा। इट विल लूज हिज कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट। सो जो हमारी स्पीशीज है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इट हैज टू बी नेचुरली रेजिस्टेंस टू कॉमन डिजीज। एग्जाम्पल, अगेन विदाउट एग्जाम्पल नथिंग मैटर्स। एग्जाम्पल इज नाइल तिलापिया। ये जो है सिलेक्ट किया जाता है बिकॉज ये एक डिजीज नेचुरल, वहां पे देखो नाइल, जो नाइल रिवर है हमारी वहां पे ये पाई जाती है। नाउ वहां पे एक जो है एक डिजीज है स्ट्रेप्टोकोसिस, एक डिजीज है वहां पे स्ट्रेप्टो। नाउ दिस तिलापिया इज नेचुरली रेजिस्टेंट टू दिस डिजीज। सो अगर हम इसको ब्रीड करेंगे उस एरिया में तो ये इसका हमें ट्रीटमेंट का इनपुट कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। सो हमारी जो फिशरीज और एक्वाकल्चर है इट विल बी प्रॉफिटेबल एंड कॉम्पिटिटिव इन बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केट। सो डिजीज रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्पीशीज सिलेक्शन के अंदर थर्ड पॉइंट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड मीन जो हम स्पीशीज कल्टीवेट कर रहे हैं उसका हाई डिमांड होना चाहिए, हाई डिमांड। अब हमने कोई ऐसी स्पीशीज ले ली जिसका मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो हाई डिमांड, देयर शुड बी अ हाई डिमांड। उससे क्या होता है, वी आर एंश्योर कि हमने जो स्पीशीज को एक्वाकल्चर में किया है वो मार्केट रेडी है, हमारा मार्केट रेडी, उसका मार्केट पहले से रेडी है, मुझे मार्केट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट रेडी है। सो मार्केट डिमांड समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल हमारा श्रिम्प। अब देखो अगर श्रिम्प का मार्केट पहले से ही ज्यादा है तो हम अगर इसका एक्वाकल्चर करेंगे तो इकोनॉमिक रिटर्न्स विल बी हाई। ठीक है, सैल्मन। फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंटल टॉलरेंस। एनवायरमेंटल टॉलरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल टॉलरेंस? जो स्पीशीज है मस्ट बी टॉलरेंट टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जो भी लोकल एनवायरमेंट कंडीशन है वो टॉलरेंट होनी चाहिए स्पीशीज। नहीं तो अगर हमने ऐसे एनवायरमेंट में ले गए जहां पे बहुत ज्यादा हीट है एंड दैट स्पीच इज नॉट एनवायरमेंटली टॉलरेंट टू हीट, तो वो आपको कभी भी वहां पे प्रॉफिट नहीं देगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुड बी tilapia. Now this species is वाइडली टॉलरेंस है इसके पास सैलिनिटी का प्लस टेम्परेचर लेवल का। सो अगर आपकी लोकल कंडीशन ऐसी है जहां पे सैलिनिटी है और टेम्परेचर हाई है देन यू हैव टू चूज दैट स्पीशीज विच आर टॉलरेंट टू योर लोकल कंडीशन। फिफ्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड स्टॉक। अवेलेबिलिटी ऑफ सीड स्टॉक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक हाई क्वालिटी सीड स्टॉक होना चाहिए। सिर्फ हाई क्वालिटी नहीं, इट हैज टू बी रिलायबल, यानी कि
ऐसा होना चाहिए कि हमें पता है कि ये आगे चल के भी हमें हमें हमारे को जो फीड स्टॉक है वो मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे आपको एग्स चाहिए, आपको लार्वा चाहिए, आपको जुवेनाइल्स चाहिए ना, इनका अगर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी मार्केट में और आपने शुरू कर दिया ऐसी स्पीसीज का एक्वाकल्चर जहां पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है, देन योर योर एक्वाकल्चर इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहां पे एग्जांपल आप दे सकते हो किसका, श्रिम्प्स का। नाउ इसके लिए आपको वाइडली आपको अवेलेबल है सीड स्टॉक, सो इट विल बी अ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। लास्ट, फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट, नाउ फीडिंग हैबिट के अंदर जो हमारा स्पीशीज है, वट एवर स्पीशीज वी आर टेकिंग, उसकी जो नेचुरल डाइट है, व्हाट इज द नेचुरल डाइट, दैट मीन्स वेदर इट इज हर्बीवोरस, whether it is carnivorous, whether it is omnivorous, जिससे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कॉस्ट एंड इफेक्टिव फीड का पता चले। अब हमने कोई ऐसी स्पीशीज सेलेक्ट कर ली जिसकी फीडिंग हैबिट इज वेरी रेयर, तो हम कहां से ढूंढ के लाएंगे? एग्जाम्पल, कार्निवोरस, carnivorous species like salmon. Now salmon required high protein animal based feed. So अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सैल्मन की स्पीशीज को एक्वाकल्चर में मत इंक्लूड करो। नेक्स्ट, सो ये हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स थे जो हम एक्वाकल्चर स्टार्ट करने से पहले वी कंसीडर, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। नाउ लेट अस सी सम कॉमनली कल्चर्ड, यहां से हम देखते हैं, लेट अस सी सम कॉमनली कल्चर्ड स्पीशीज लाइक दिस। तिलापिया, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है, इसका पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, इट इज फास्ट ग्रोइंग, टॉलरेंट टू पुअर एंड सलाइन कंडीशंस, एफिशिएंट फीड कन्वर्जन है। सैल्मन की बात करें, इट इज अ सॉल्ट वाटर, हाई पॉपुलैरिटी है, इसकी मार्केट वैल्यू हाई है, रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग है, इट रिक्वायर्स हाई वाटर क्वालिटी। सबसे ये देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि डिजीज के लिए टॉलरेंट होनी चाहिए, सो इट इज ससेप्टेबल टू स्पेसिफिक डिजीज। तो आपको ध्यान रखना है जब आप सैल्मन का एक्वाकल्चर करो। देन बात करें श्रिम्प की, इट इज अ ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर, पॉपुलैरिटी इज हाई, हाई मार्केट वैल्यू है, फास्ट ग्रोइंग है। बात करें कार्प्स की, तो फ्रेश वाटर है, मार्केट वैल्यू इज हाई, इट इज ऑल्सो फास्ट ग्रोइंग, इट इज ओमनीवोरस, सुटेबल फॉर पॉलीकल्चर एंड इट इज टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ वाटर कंडीशंस। ऑयस्टर्स की बात करें, सॉल्ट वाटर, मीडियम है, इसकी पॉपुलैरिटी, हाई मार्केट वैल्यू है, बट these are the filter feeders, improve the water quality. what they do, oysters do, अगर आप इसको किसी पानी में डाल दोगे तो it will start filtering the water, तो water quality को improve करते हैं ये। now they are specific salinity requirements, so इनकी एक specific requirement है, इससे ऊपर होगी तो they will not do well. then seaweed, it is salt water, now seaweed की popularity is increasing because it is a fast growing high nutritional value which is used in various industries and it improves the water quality. now second, ये तो हमने देख लिया कि पहला जो पॉइंट था हमारा की प्रिंसिपल्स के अंदर कि स्पीशीज सिलेक्शन के अंदर which all things we consider. now let us see some site selection procedure, what all things we need to take in consider जब हम साइट सिलेक्शन करें। सबसे पहला है वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो आपके वाटर क्वालिटी और अवेलेबिलिटी के अंदर सोर्स क्या है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एक ऐसा रिलायबल वाटर सोर्स जैसे कि रिवर, वेल या सी, जिसके अंदर एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर वाटर हो। यानी कि अगर आपका कोई साइट है जहां प्रिस्टाइन रिवर, मतलब एक क्लियर वाटर रिवर के पास है, तो आपके पास गुड वाटर सोर्स है।
बट आपको चेक करना है कि अपस्ट्रीम के अंदर कोई पोल्यूशन तो नहीं कोई ऐड हो रहा। अगर अपस्ट्रीम यहां से अगर रिवर आ रही है और यहां पे कोई पोल्यूशन यहां पे ऐड हो रहा है और एंटर हो रहा है, तो यहां पे आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नीड टू चेक दिस अपस्ट्रीम ऑल्सो कि यहां पे पोल्यूशन तो नहीं हो रहा। सेकंड आता है हमारा क्वालिटी, यानी हम यहां पे असेस करते हैं कि बेस लाइन वाटर क्वालिटी क्या है, यानी उसका टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, न्यूट्रिएंट, पोल्यूटेंट, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं वाटर की क्वालिटी के अंदर। यानी अगर हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो ये क्रूशियल है सैल्मन फार्मिंग के लिए। सो अगर आपको सैल्मन फार्मिंग करनी है, वी नीड टू चेक हाई लेवल्स ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। बात करें अवेलेबिलिटी की, यानी कि हमें इंश्योर करना है कि जो वाटर सोर्स हमारे पास है इट इज कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है हमें। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 महीने ही वाटर अवेलेबल है, बाकी टाइम इट इज ड्राई। वी नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट। ठीक है, जैसे साइट्स विद एक्सेस टू ग्राउंड वाटर सोर्स मे प्रोवाइड मोर स्टेबल वाटर सप्लाई बिकॉज ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल 12 मंथ्स। अगर सीजनल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है वाटर हमारा सोर्स, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल टाइप की। सॉइल टाइप के अंदर वी देखिए, सॉइल टाइप्स के अंदर आइदर वी कैन डू पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड कल्चर के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसका एक गुड वाटर रिटेंशन होता है। एक देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल। तो जिस भी सॉइल का वाटर रिटेंशन गुड हो, जैसे हमारा क्लेई सॉइल होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है। सो जो वाटर जो क्ले रिच सॉइल्स हैं इट प्रिवेंट वाटर सीपेज, यानी कि ये आपका पॉन्ड है, ठीक है, दिस इज योर पॉन्ड। नाउ अगर ये क्लेई होगा तो ये सीपेज से वाटर के सीपेज को रोकेगा। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब कि ड्रेनेज कैसा है हमारा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक जेंटली स्लोपिंग साइट है ऐसे, तो ड्रेन होना आसान है, वाटर कैन ड्रेन। ये क्यों जरूरी है? ये हार्वेस्ट के टाइम पे जरूरी होता है जब वाटर हमें ड्रेन करना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर जो फ्लैट या फिर जेंटली स्लोपिंग साइट होगा वो आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करेगा। अगेन इनपुट कॉस्ट की बात हो रही है। अगर इनपुट कॉस्ट ज्यादा हुआ तो हमारा एक्वाकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं होगा। प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो ग्लोबल या फिर लोकल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी और हमारा एक्वाकल्चर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा मार्केट है वो कितना दूर है। सपोज करो आप यहां पे आपने साइट है आपकी एंड द मार्केट इज हियर, देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा देन अगेन माय इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज। इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज, अगेन माय इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज, माय कॉम्पिटिटिवनेस goes to बिलो एवरेज। तो आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिटेबल चीजें नहीं रहेंगी। तो मार्केट हमेशा आपका साइट और मार्केट की दूरी कम होनी चाहिए ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम कर सके। एग्जांपल, अगर फार्म लोकेटेड है अर्बन सेंटर के पास तो यानी कि अर्बन सेंटर इज आवर मार्केट, यहीं पे लोग खरीदेंगे, तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देना पड़ रहा है। अगर देखो बात अगर हम लोग करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सेम है। अगर मुझे यहां से अपनी साइड से मुझे मार्केट तक लेके जाना है एंड द रोड इज नॉट दैट गुड, रोड मीन्स योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड अगेन माई इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज। सो आई हैव टू मेक इंश्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे मार्केट और साइट के बीच में इट हैज टू बी गुड। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए एंड अगेन देखो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो आप पंप्स नहीं चला पाओगे, आपका जो इरेशन सिस्टम है ये नहीं चला पाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जो आप साइट लगाने जा रहे हो उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है उसका एक असेसमेंट रिपोर्ट आपको बनानी है। असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए आपको एक बेसलाइन स्टडी करनी पड़ती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा, पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट इकोसिस्टम पे।
यानी कि इंपैक्ट असेसमेंट आपको एक करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें फार्म के नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट है वो कंसीडर करना पड़ेगा। देन वी विल डू मिटिगेशन मेजर। अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है देन आई विल फाइंड सम सोल्यूशन और मैं उसको मिनिमाइज करने, मिटिगेशन का मतलब होता है नाउ आई हैव टू, देयर इज अ प्रॉब्लम, नाउ आई हैव टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। सो मैं मिनिमाइज करना चाहूंगा उस एडवर्स इफेक्ट को जो मैंने बेसलाइन स्टडी जब की और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया, वहां पे जो भी चीजें नेगेटिव आ रही थी, इंपैक्ट आ रहा था, उसको मैंने मिटिगेशन मेजर से दूर करने की कोशिश की। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग सेडिमेंटेशन पॉन्ड टू ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग। आप डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करो। अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो उसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट कम पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन मेजर्स। लास्ट है हमारा सोशल कंसिडरेशन। सोशल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि क्या आपके पास लैंड यूज राइट है। आप जिस लैंड पे ये साइट लगाना चाह रहे हो उसका ओनरशिप चेक करो। एग्जाम्पल, आपका जो सिक्योर लैंड टेन्योर है वो हेल्प करता है बाद में जाके लोकल के साथ आपका डिस्प्यूट ना हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करनी है आपको, आपको लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करना है। यानी इसका क्या मतलब होता है, आप लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट दो। उससे क्या होगा, आप सपोर्ट करोगे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और आपको भी लोकल पीपल विल सपोर्ट यू। नाउ दीज आर द फैक्टर्स which we consider during the site selection: water quality, water supply, climate, proximity to market, site access, infrastructure। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। नाउ कम्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखिए क्या होता है, आपको जो आपने साइट लगा दी, नाउ यू हैव टू मेंटेन द ऑप्टिमल वाटर क्वालिटी। आपको ये बिल्कुल ही एसेंशियल है कि वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके अंदर क्या होता है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर टेम्परेचर डिजायर्ड नहीं है तो मेटाबॉलिक रेट इफेक्ट होता है, ग्रोथ इफेक्ट होती है, रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जो सैल्मन है ये कूलर टेम्परेचर पे थ्राइव करेगा, जबकि जो हमारा तिलापिया है वो प्रेफर करता है वार्म वाटर को। तो डिपेंड करता है कि आप सैल्मन की एक्वाकल्चर कर रहे हो या तिलापिया की, तो उसके हिसाब से आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे। ये आता है मैनेजमेंट के अंदर। सेम वे सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है कितना डिसॉल्व सॉल्ट है आपके वाटर के अंदर। अगर आप श्रिम्प है, जैसे श्रिम्प को स्पेसिफिक सैलिनिटी लेवल तक ही वो उसको टॉलरेट कर सकता है, तो आपको ये देखना है कि वो सैलिनिटी उतनी ही रहे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। डिसॉल्व ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व है विच इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द स्पीशीज। अगर लो डिसॉल्व ऑक्सीजन हुआ देन फिश को स्ट्रेस, इट विल लीड टू फिश स्ट्रेस और मोर्टेलिटी, आपके फिश की डेथ हो जाएगी। अगर आपका एरेशन सिस्टम सही नहीं है तो लो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एरेशन सिस्टम इज गुड, हाई क्वालिटी का है। पीएच, अगर आपकी अगर एसिडिटी है, मतलब ज्यादा है, एल्कनिटी ज्यादा है वाटर की, तो स्पीशीज के रिप्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्वाकल्चर स्पीशीज जो है वो प्रेफर करती हैं 6 to 8 पीएच। न्यूट्रिएंट लेवल की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की यहां बात करते हैं। अगर हमने एक्सेसिव न्यूट्रिएंट डाल दिया इट विल कॉज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम इज, ये वाटर हमारा वाटर सोर्स है, दिस इज आवर वाटर सोर्स। इसके अंदर अगर बाहर से जो पानी आ रहा है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, देन इसके ऊपर जो एल्गे की ग्रोथ है, बिकॉज एल्वे रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो ये पूरा इसको कवर कर लेंगे, ऊपर इसके जो सरफेस है इसको कवर कर लेंगे, इसको बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम। और अगर ये कवर हो गई, ये पूरा पॉन्ड जो है ये एल्गे से कवर हो गया, तो नाउ देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस वाटर एंड द अपर सरफेस, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज नाउ ऑक्सीजन यहां से जा नहीं रहा, तो आपका जो स्पीशीज है इट विल बी डेड। देन आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि क्लैरिटी ऑफ वाटर कितनी है, यानी अगर हाई टर्बिडिटी होगी तो लाइट पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, इट विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस एंड फीडिंग। सपोज करो ये आपका वाटर है, नाउ इट इज नॉट दैट क्लियर,
तो जो लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जो यहाँ पे सी ग्रासेस होती हैं, दे कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है तो जो फिश सी ग्रास पे डिपेंडेंट है वो नहीं कर पाएंगी। तो आपको ये देखना है कि वाटर की क्लियरिटी सही बनी होनी चाहिए। नाउ दिस इज द ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, तिलापिया, साल्मन एंड श्रिम्प इनके लिए दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड फीडिंग की। न्यूट्रिशन एंड फीडिंग का मतलब ये होता है कि एक बैलेंस डाइट इज वेरी क्रूशियल। आप ना तो ओवर फीड कर सकते हो ना अंडर फीड कर सकते हो, यानी देयर शुड बी अ फीड फॉर्मुलेशन। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल, सैल्मन को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। फीड क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी फीड स्टोरेज होनी चाहिए। एग्जांपल, हमारी स्टोरिंग फीड जो होती है वो ड्राई या कूल कंडीशन प्रिवेंट्स मोल्ड ग्रोथ। तो आपका जो स्टोरेज है इट हैज टू बी ड्राई एंड कूल। फीडिंग मेथड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी आप कितनी बार फीड कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी चेक पे रहनी चाहिए। यानी ऑटोमेटिक फीडर्स कैन डिलीवर फीड एट रेगुलर इंटरवल। अगर आपने कोई मशीन लगा रखी है जो ऑटोमेटिक फीडिंग करती है तो रेगुलर इंटरवल पे ये चीजें होती रहेंगी, जिससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा हमारा लेबर कॉस्ट और हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी फीडिंग के अंदर। फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर। नाउ व्हाट इज द देखो, फीड कन्वर्जन रेशियो को हमको मिनिमाइज करना होता है। आप जितना हमारा फीड कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगा, हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम हेल्थ मैनेजमेंट की। देखो, हेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमें डिजीज को कंट्रोल करना है और प्रिवेंट भी करना है। दो चीजें होती हैं, प्रिवेंट भी करना है एंड कंट्रोल भी करना है। क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द बायोसिक्योरिटी मेजर्स। आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो एक्वाकल्चर किया है इसके अंदर कोई पैथोजन तो नहीं आ गया। बिकॉज अगर कोई पैथोजन आ गया और ये मार्केट के अंदर गया, इट कैन कॉज पैंडेमिक। इट कैन कॉज पैंडेमिक। सो आपको बायोसिक्योरिटी मेजर्स देखने हैं, आपको डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा और आपको विजिटर का एक्सेस लिमिट करना पड़ेगा। क्योंकि पैथोजन कहां से आएगा? जब बाहर से कोई विजिट करने आएगा तो पैथोजन साथ में लाएगा। तो ये चीजें आपको बायोसिक्योरिटी मेजर्स के अंदर करनी पड़ती हैं। देन आता है डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब आपको अर्ली डिटेक्शन करना है और डिटेक्शन के बाद ट्रीटमेंट भी करना है। ट्रीटमेंट भी करना है। एग्जाम्पल, आपको पीसीआर टेस्ट करना होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल डिजीज, और अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो आपको एंटीबायोटिक्स देना होता है अंडर द वेटनरी सुपरविजन। वैक्सीनेशन की बात करें तो हमें वैक्सीन यूज करने हैं टू प्रिवेंट द डिजीज। जैसे सैल्मन कॉमन वैक्सीनेटेड होता है डिजीज लाइक फ्रूनकोसिलिस। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, अगर एनवायरमेंट से स्ट्रेस फिश पे पड़ेगा देन उसके रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। सो आपको एक मिनिमाइज स्ट्रेस फैक्टर्स लाना होता है कि वो जो आपके फिश है, जो भी स्पीशीज है, वो मिनिमम स्ट्रेस में रहे सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपकी रहे। और वो कैसे होगा स्ट्रेस? जब आप ऑप्टिमल वाटर क्वालिटी मेंटेन कर रखोगे, सैलिनिटी मेंटेन करके रखोगे, टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे। देन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है ताकि डिजायरेबल ट्रेट्स मिले आपको। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको ब्रीडिंग पता होगी। जैसे मुझे इसका एक ट्रेट चाहिए और इसका एक ट्रेट चाहिए, तो मैं इन दोनों को ब्रीड करा के एक नया स्पीशीज बनाऊंगा जिसके अंदर ये दोनों ट्रेट होंगे। तो सेलेक्टिव होनी चाहिए ब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चर सिस्टम। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम। फर्स्ट इज पॉन्ड कल्चर, जिसके अंदर हम मिट्टी के घड़े पॉन्ड वाले होते हैं, उसको हम तिलापिया यूज करते हैं, कार्प एंड कैटफिश वहां करते हैं। केज कल्चर, जहां पे हम नेट पेन का यूज करते हैं, ये सैल्मन के लिए और सी बास के लिए यूज करते हैं, आपने देखा होगा इसको। रेसवे कल्चर, जहां पे हम फ्लोइंग वाटर का यूज करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, फ्लोइंग वाटर के चैनल बनाते हैं, तभी इसका नाम रेसवे कल्चर है, ठीक है। ट्राउट के लिए यूज होता है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको हम आरएएस कहते हैं, ये एक लैंड बेस्ड सिस्टम होता है जहां पे हम वाटर को रिसाइकल करते रहते हैं। देखिए यहां पे मैंने आपको सब दिखा दिया है, ये पॉन्ड कल्चर, केज कल्चर, दिस इज, मैंने बोला ना चैनल बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड रेसवे कल्चर। नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू सी द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ आवर एक्वाकल्चर।
उसके लिए मुझे वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि जो भी वाटर मैं डिस्पोज कर रहा हूं उसका मुझे प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाहर रिलीज करने से पहले मैं उसको प्री ट्रीटमेंट दूंगा। वो कैसे यूज कर सकते हैं? हम लोग बायोफिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। बायोफिल्टर्स क्या करेंगे? नाइट्रोजन वेस्ट को वाटर से निकाल देंगे, सो दैट ये जो वाटर निकल रहा है इसके अंदर नाइट्रोजन ना हो, और जहां भी ये जा रहा है वहां पे एल्गल ब्लूम ना हो। एल्गल ब्लूम आपको मैंने पहले ही समझा दिया। देन आता है वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी आपको वाटर का कंजप्शन मिनिमाइज करना है, क्योंकि इतना तो वाटर है ही नहीं ना। तो यानी आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो वाटर को रिसर्कुलेट कर सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अगेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी आपको हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है एंड वाइल्ड पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करना है। यानी आप ऐसी फार्म साइट चूज करो जो कि डिस्टर्ब ना करे सेंसिटिव इकोसिस्टम को। रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ऑफ इनपुट, आप सस्टेनेबल फीड और केमिकल को कम यूज करो, आप ज्यादा केमिकल यूज मत करो। जैसे फिश मील का यूज करना फॉर सस्टेनेबल मैनेज फिशरीज, ये किया जा सकता है, आप केमिकल्स का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। देन आता है सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो कम्युनिटी के वेलबींग में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां पे जॉब क्रिएशन, इनकम जनरेशन, फूड सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट शामिल है। यानी जहां भी आप कर रहे हो वहां के लोकल लोगों को आप जॉब दो, उनका इनकम जनरेट कराओ, उनसे कम्युनिटी एंगेजमेंट करो। नाउ दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टॉपिक। अब इसके और क्वेश्चंस प्लस इसके शॉर्ट नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। बाकी मैंने पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करके पहले ही अपलोड करवा दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।